12 शहरों के अंदर हमला एक फुल फ्लैज वार है। और मैं ये आपको बता दूं कि आप ना सिर्फ मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा है, बल्कि बीएलए जिन्होंने इस चीज को एडमिट किया है, इस हमले को। पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा धमाका बलूचिस्तान में हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। और इस धमाके की आवाज जो है ये चाइना और अफगानिस्तान में भी सुनी गई है। वो तो पहले से खिलाफ थे, लेकिन अब उन्होंने और बुलंद कर दिया है अपनी आवाज को, हमले और तेज कर दिए गए। जी शुक्रिया आपका। बीएलए के मुतालिक मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान से ज्यादा किसे अच्छा पता होगा, क्योंकि जो पैसे देता है और बाद में रिपोर्ट लेता है वो यकीनन अच्छा चेक एंड बैलेंस रखता है और उसे ज्यादा खबर होती है। 4 दिन में 42 शहादतें हैं। क्या मामलात, रस्मी बयानात, एपिक्स कमेटी के इजलास, जबानी मजम्मतों से आगे बढ़ेंगे? सियासी ओनरशिप लेने का ये डिमांड करना चाहिए अब कि आगे बढ़ें और मामलात को संभालें, या इसी तरीके से चीजें इधर उधर करके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके मामलात को हैंडल कर पाएंगे? पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा धमाका बलूचिस्तान में हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। और इस धमाके की आवाज जो है ये चाइना और अफगानिस्तान में भी सुनी गई है। ये इतना जोरदार धमाका था, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कोस्ट गार्ड कैंप पर हुआ है, जहां पर दोस्तों 30 से 35 के लगभग, जो पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट है उसमें बताया जा रहा है कि 30 से 35 पाकिस्तानी आर्मी के जो सोल्जर्स हैं इसमें मारे गए हैं। बीएलए ने एक्सेप्ट किया है इस धमाके को और बीएलए ने कहा है कि हमने पहले वहां पर ट्रक जो पता नहीं भरा हुआ था उसको जो है एक्सप्लोजन किया है, उसके बाद वो जो बचे हुए लोग थे उनके साथ उनका फाइट या क्लैश भी हुआ है वहां पर। और भैया पाकिस्तानी मीडिया इस टाइम जो है 30 से 35 पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बता रही है कि इसमें वो अपनी जान गंवा चुकी है। ये धमाका दोस्तों इतना बड़ा था, इसका साउंड इतना ज्यादा था कि बलूचिस्तान के लोकल मीडिया लोग बता रहे हैं कि पूरे बलूचिस्तान के अंदर जमीन को ऐसा हिलाया गया था जैसे अर्थक्वेक आया हो। लेकिन यह नहीं बताया गया अभी तक कि यह ट्रक कितना बड़ा था, कितने टायर्स का ट्रक था और कितना किलो इसके अंदर या कितना क्या बोलते हैं टन इसके अंदर वो सामान भरा हुआ था। लेकिन धमाका इतना जोरदार था कि जब यह धमाका बलूचिस्तान में होता है तो भैया अफगानिस्तान में भी इसका आवाज सुनाई देता है और अफगानिस्तान में भी लोग बोलते हैं कि ये साउंड इतना बड़ा था और जमीन को ऐसा हिलाया गया कि हमें यहां पर लगा कि शायद अर्थक्वेक हो, और इसकी आवाज जो है चाइना तक सुनाई गई है। तो भाई ये तो कंफर्म नहीं हो रहा कि वहां पर अंदर कितने लोग मारे गए हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया 30 से 35 एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन अगर कोस्ट गार्ड में हुआ है तो भाई इसके अंदर तो बहुत सारे लोगों के जान जाने का खतरा हो सकता है। ये वो पाकिस्तान है जो पाकिस्तान के अंदर कुछ होता है तो वो अफगानिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाता है, वो इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाता है, और ये वो पाकिस्तान है जो सऊदीया से डिफेंस डील करके कहता है हम आपकी जो है हिफाजत करेंगे, हम आपको जो है प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन ये अपने देश को बचा नहीं पा रहा। दोस्तों इस धमाके के पीछे एक रीजन है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान बलूचिस्तान में महारंग बलोच के नाम से जो लेडी थी, जो वो तहरीक चला रही थी, बलोचों की आवाज उठा रही थी, उसे जो है उम्र कैद की सजा दी गई थी और उसे हमेशा के लिए जेल में डाल दिया गया है। जिसके बाद बलूचिस्तान के उन फाइटर्स ने कहा कि अगर मारन बलोच को नहीं छोड़ा गया या उनके ऊपर जो फैसला हुआ है अदालत में उसको चेंज नहीं किया गया तो हम पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े धमाके करेंगे कि आसिम मुनीर की नींदें हराम कर देंगे। जिसके ऊपर पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, पाकिस्तान की मीडिया वो बीएलए के ऊपर हंस रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन फाइनली बीएलए ने इतना बड़ा धमाका बलूचिस्तान में कोस्ट गार्ड के ऊपर कर दिया कि भाई अब तो वाकई में आसिम मुनीर की नींदें और पतलूनें दोनों ढीली हो चुकी है। और ये बीएलए ने एक्सेप्ट भी किया है और बीएलए फाइटर ने कहा है उन्होंने कि भैया अगर अब भी मारन बलोच को नहीं छोड़ा जाएगा तो भाई हम ऐसे धमाके हर हफ्ते में, महीने में 4 बार पाकिस्तान में कहीं भी कर सकते हैं। 12 शहरों के अंदर हमला एक फुल फ्लैज वार है। और मैं ये आपको बता दूं कि आप ना सिर्फ मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा है, बल्कि बीएलए जिन्होंने इस चीज को एडमिट किया है, इस हमले को, उसके पीछे सिर्फ फंडिंग किन की है? भारत की, कोई दूसरी चीज इसमें नहीं। उनकी पनाहगाहें अफगानिस्तान में है, फंडिंग सारी भारत की है, ट्रेनिंग सारी भारत की। क्या इसके बाद भारत अब तैयार है अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा उस पर? आप क्या चाहते क्या इस रीजन के अंदर? आप और तीसरी एक बात, चाबहार से आप दस्तबरदार हो चुके हैं, अब बीएलए को वहां से सपोर्ट हासिल नहीं है। जो पहले आप चाबहार में बैठ के तो बीएलए के साथ जो करते थे, एक तो आपका वो वहां से लेवरेज खत्म हो चुकी है। दूसरा चीमा साहब, दर हकीकत मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, स्टेट के साथ पंगा लेना इतना आसान नहीं होता। स्टेट
के पास बड़े रिसोर्सेज होते हैं। मैं एडमिट करूंगा, इंटेलिजेंस फ्लेवर था। 150 दहशतगर्द सुबह 6 बजे क्वेटे में निकल के उन्होंने 4.5 घंटे उस शहर को यरगमाल बना के रखा। मॉडर्न तैयारों के साथ बैंकों के ऊपर उन्होंने हमला किया। अब स्टेट रिएक्ट करेगी, इसका रिएक्शन होगा। और दूसरी बात ये मैं बताना चाहूंगा चीमा साहब, ये अब पाकिस्तान आर्मी इज नॉट अंडर एनी एवरेज कमांड, इट्स नॉट अंडर एवरेज कमांड, इज अ फील्ड मार्शल सैयद हाफिज आसिम मुनीर। जो मैं हमेशा कहता हूं, दो चीजें मैंने करीब से देखी चीमा साहब, जब भी पाकिस्तान का नेशनल एंथम होता है तो बॉडी लैंग्वेज देखने वाली होती है फील्ड मार्शल की, और जब डिफेंस की बात की जाती है उनके इमोशंस, उनके अल्फाज काबिल दीद होते हैं। वो कहते हैं हम जाएंगे, आधी दुनिया साथ लेगी, रिटेलिएट होगा इसके ऊपर, इसका जवाब दिया जाएगा। और तीसरी बात यह है चीमा साहब कि दुख के साथ कहूंगा कि एक तो वहां पे बीएलए जो किया, एडमिट किया है, बीएलए मींस इंडिया, पीरियड। चलो चीमा साहब, हालात खराब हैं, और अगर हालात मजीद डिटेरिएट होते हैं, बलूचिस्तान का बॉर्डर साथ ईरान के है, ईरान हालत जंग में है, इंडिया को कोई फायदा नहीं हुआ। अमेरिका खुद कहता है कि 2 फैमिलियों ने पैसा बनाया, इंडिया ने पैसा नहीं बनाया। औखे जो थे 2 लोगों, अडानी अंबानी के पास पैसा होना डज नॉट मीन कि इंडिया इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग, पीरियड। यही तो बात है चीमा साहब, वो दोनों बीजेपी की एटीएम मशीनें हैं। मैं खुश हूं कि बीजेपी ने पैसा बनाया, इंडियंस ने नहीं बनाया, ये अंदाजा रखिए। एवरेज इंडियन जो है बेचारा खज्जल लील हो रहा है, प्लीज लर्न दैट। लेकिन ये देखें, वो नहीं देखें, ये समझ गए हैं, इन्हें पता है इस दुनिया के सामने जो रखना है वही उन्होंने कर लेना। सोशल मीडिया पे उछा जाते हैं, जिस तरह आपको बताया है, ये बड़ी खूबसूरती के साथ एक ऐसा रंग पेंट किया गया था, मेड इन इंडिया, इंडिया विश्व गुरु, डोनाल्ड ट्रंप हमें देख कर चलता है, वो दादा ना लो यार, क्या पिद्दी का शोरबा। दुनिया अजय चीमा साहब, अजय दुनिया गुर्दे बेच रही है, पेशाब ट्रेना पटड़ियां बह के करदा सारा मुल्क, उससे ना शौचालय ने ना बाथरूम ने, तुसी आंदे हो विश्व गुरु बन गए। वो अकल नूं हत्थ मारो यार, खुदा दा ना जे अपना रेट ऑफ लिटरेसी दे देखो। 2 बंदों के पैसों के ऊपर अडानी अंबानी पे हर भारतीय कहता जी असि हम तो चीज नंबर 1 वी हैव क्रॉस जापान इन इकोनॉमी, और योर पॉपुलेशन इज बिगर। आप तो सिर्फ 3 वक्त का खाना खाएं तो आपकी इकोनॉमी सामने नजर आना शुरू। क्वालिटी ऑफ इकोनॉमी इज नॉट देयर माय जान। ये दुनिया को आपने बेवकूफ बनाया विद अ फेक इकोनॉमी, विद अ फेक डेमोक्रेसी, विद अ फेक वॉर्स, एंड पीपल हैव लर्नड, पीपल हैव सीन योर रियल फेस नाउ। वो तो पहले से खिलाफ है, लेकिन अब उन्होंने और बुलंद कर दिया है अपनी आवाज को, हमले और तेज कर दिए गए। जी शुक्रिया आपका। बीएलए के मुतालिक मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान से ज्यादा किसे अच्छा पता होगा, क्योंकि जो पैसे देता है और बाद में रिपोर्ट लेता है वो यकीनन अच्छा चेक एंड बैलेंस रखता है और उससे ज्यादा खबर होती है, और वो यकीनन आपके पास अच्छी खबरें हैं। बस गुजारिश यही है कि जो फुटेजेस आप दिखा रहे हैं वो अगर एक एंगल से आप दिखाते हैं तो दिन की है, और उसी हमले की जब आप दूसरे एंगल पे जाते हैं तो पता नहीं कैमरामैन कोई 12 घंटे बाद पहुंचता है तो वो रात की है। पहले ये फैक्ट चेक कर लिया करें कि ये गलत खबरें और चीजें कामरान साहब एक गुजारिश आपसे गुजारिश है, देखिए खबर हमारे पास क्या है, खबरें तो हमारे पास होती है, वो हम देते हैं, जो खबरें आप लोगों के पास नहीं होती वो खबरें हम बता देते हैं। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बस प्रोपेगेंडा मत करिए आप, बस ये गुजारिश आप प्रोपेगेंडा मत करिए, जो सच्चाई वो आप बताइए ना। एक ही वीडियो का अगला मंजर रात का कब हो सकता है? अगर तो ये 2 हमलों की फुटेज है, ये जो ट्रक की आप थोड़ी देर में अभी देखिए जो स्क्रीन पे है, ये दूसरे एंगल पे जाते हुए रात की कैसे उसी हमले की हो सकती है? आप 2 हमलों को या वहां सूरत हाल को रिपोर्ट कर रहे हैं, 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं और दोनों दिन की ही तस्वीरें हैं, हमलों की तस्वीरें हैं। आपकी तरफ से जो जानकारी नहीं दिखाई जा रही वो भी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। साइड पे 18 घंटे पहले कंस्ट्रक्शन साइट पे जरूर वहां पे हमला हुआ, बाकी पाकिस्तानी फौज पे पिछले 24 घंटे में मैं जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ कि कोई हमला नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि बलूचिस्तान के अंदर तमाम सूरत हाल जो है वह कंट्रोल में है। जहां तक पानी का मामला है, पानी आपने बंद कर लिया तो हमें बताएं, फिर हम अफगानिस्तान की तरफ भी चले जाते हैं कि उन्होंने हमारा पानी बंद कर लेंगे। आप पानी देखें, आपसे अपना पानी संभाला नहीं गया, और दरिया रावी के बाद और आपके अपने मुल्क के अंदर कितनी तबाही हुई। नहीं कामरान साहब, तो आप पहले वहां पे डैम बना लीजिए, पहले अपनी कैपेसिटी इतनी बना लीजिए कि आप हमारा पानी रोकेंगे। अफगानिस्तान कल का बच्चा है, वो नमक हराम है, उससे हम जो है वो निबड़ लेंगे, और हमें अच्छा निबड़ना आता है। अभी उनसे सवाल किया जाता है, पर्दा डाल दिया जाता है, प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, सीधा भारत पर आप अपनी आरोप लगाया जाता है। सिंगल विंडो अब क्यों कर दी है? नहीं रुकिए ना, आप जवाब सुनिए ना, फिर दोबारा चलाएं। आप बार-बार भारत का नाम ले लेते हैं ना, तो आप जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं उस पर जवाब ले लीजिए ना। देखिए ऐसा है, जो अपने पाकिस्तान से बात कर रहे हैं कामरान साहब, बात यह है कि पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि अपनी गलतियों की दोष दूसरे पे डालना। अभी आपने तालिबान को कहा कि इंडिया सब कुछ करा रहा है, और वहां के तालिबान सरकार ने आपको शटअप कॉल दी थी अभी की ज्यादा 3 दिन पहले। तहरीक लबाइक के साथ पंजाब के अंदर आपने जो किया, क्या हमें फुटेज को डॉक्टर करने की जरूरत है?
अब आती है बात कि आप खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान नमक हराम है। ये आपकी मेंटेलिटी दर्शाता है, क्योंकि पाकिस्तान ने आपको वो करारा जवाब दिया है कि आप उसे बच्चा कह रहे हैं, नमक हराम कह रहे हैं, क्योंकि आपकी उंगली छुड़ाकर वो चला गया है और आपको बताएगा। तो ये चीज अब आपको सबसे बड़ी बात यह है कि 40 साल से जिस अफगानिस्तान के नाम पर आप अमेरिका से एड लेकर खा रहे थे, वो आमदनी रुक गई और आज वो कह रहा है वो मैं खुद मुख्तार मुल्क हूं और मैं अपनी दिफा करना जानता हूं। तो आपको तकलीफ हो रही है, समस्या वहां पर है। और आपने 2 लाइन में बता दिया कि पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट की जहनियत क्या है, मेंटलिटी क्या है। अफगानिस्तान नमक हराम मुल्क है। 4 दिन में 42 शहादतें हैं। क्या मामलात, रस्मी बयानात, एपेक्स कमेटी के इजलास, ज़बानी मजम्मतों से आगे बढ़ेंगे? सियासी ओनरशिप लेने का ये डिमांड करना चाहिए अब कि आगे बढ़ें और मामलात को संभालें, या इसी तरीके से चीजें इधर उधर करके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके मामलात को हम हैंडल कर पाएंगे? अब ये बात बलूचिस्तान वाली जो है ये थानेदार से ऊपर की हो गई है। अब ये थानेदार के बस से बाहर हो गई है बात, थानेदार के बस की बात नहीं, ये मानना पड़ेगा। ये कलीदी बात है जिसके बाद जब अगर हम ये मान लेंगे उसके बाद फिर अगले मरहले शुरू होते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इंसर्जेंसी को समझना पड़ेगा कि इंसर्जेंसी होती क्या है, क्योंकि थानेदार का काम तो टेररिस्ट्स को पकड़ना वो भी नहीं था, लेकिन 12 मुजरिमों को पकड़ना था। ये जब थानेदार से बहुत ऊपर बात चली गई तो इसका मतलब है फिर ये बात आ गई इंसर्जेंसी के अंदर। इंसर्जेंसी दुनिया में फेल भी हुई है, कामयाब भी हुई है। जो कामयाब हुई वो क्यों हुई, जो फेल हुई वो क्यों हुई, और जो फेल हुई हैं उनको हुकूमतों ने उस वक्त की जो ताकतें थी, उनके जो लोग थे या सिविलाइजेशन थी, उन्होंने कैसे उसको फेल कराया उन इंसर्जेंसीज को। तो जब तक ये मुझे नहीं मालूम कि चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान या उनकी काबीना या उनकी टीम या उनकी सिक्योरिटी अपरेटिस ने इसके बारे में कितना पढ़ा है। दुनिया की तारीख में ये सब चीजें मौजूद है, उनको पढ़ के उनसे सीखिए कि लोगों ने कैसे इन चीजों को मैनेज किया। मैं ज्यादा बात इसलिए नहीं करूंगा पड़ोस के मुल्क की, क्योंकि वहां पे भी एक मिसाल मौजूद है। कुछ इलाके खराब हैं, कुछ इलाके खामोश हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं पे जाके हमें कुछ ना कुछ हर एक से सीखना पड़ेगा कि कैसे मामला किए जाते हैं। तीसरी बात, ये कॉन्फ्रेंसें और ये APCs और ऐलानात बहुत हो चुके, आगाज हुकूक बलूचिस्तान से लेके अब तक। इसलिए ये आयशा ना कहिए कि ये वापस आके सबको बिठाएं और फिर से सोचें। ये सब सोच चुके हैं, ये सब देख चुके हैं, इनको पता है करना क्या है। ये कर क्यों नहीं पाते? क्योंकि इसका ताल्लुक बलूचिस्तान के एनवायरनमेंट से है, या खौफ है जिसकी वजह से ये अपने दफ्तरों से, अपनी जगहों से बाहर नहीं निकलते। ये कोई और आके देखेगा, गालिबन हो भी ऐसा ही रहा। तो जो मिनिस्टर्स बनते हैं, जो कि कैबिनेट होती है, जो मेंबरान हैं, वो उस हद तक तो अपने तमाम फायदे लेते हैं, लेकिन वो जो काम करना है, जिसकी वजह से जो जैगम साहब कह रहे थे कि जो पहाड़ों पर चले गए उनको वापस नहीं लाना, लेकिन और लोगों को वहां जाने से रोकना है। अगर ये फर्क भी समझ जाए वो लोग, तो उनके लिए जो कटआउट टास्क है वो सबसे पहले और सबसे अहम मौजूद है। फिर जब कहा जाता है एपेक्स कमेटी जरूर होनी चाहिए। कलामी की माजरत, क्या जो पॉलिटिकल लॉट मौजूद है, ये जो अभी आपने आखिरी नुक्ता बोला कि समझ जाए, क्या वो ये समझ रख रहे हैं, तरजीह रख रहे हैं, अज़्म रख रहे हैं? मेरा ख्याल है समझ रखे रहे हैं, लेकिन उनसे कोई इस वक्त डिमांड नहीं कर रहा। जो बलूचिस्तान के अवाम हैं वो इसीलिए तो उनसे मुतनफ्फर हो चुके हैं या हो रहे हैं। यानी क्यों कहा जाता है कि बलूचिस्तान का नौजवान आपसे नाराज है? क्यों नाराज है? मैं नाराज लोगों की बात नहीं कर रहा जो पहाड़ों पर बैठे हैं, जो नाराजगी जिनके दिलों में ज्यादा बनती जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे वो तमाम अकाबरीन, वो जो बड़े बड़े जोमा इस वक्त हैं, उन सबको समझना चाहिए कि मामला उस जगह तक पहुंच चुका है कि हम ये कहने पर मजबूर हो रहे हैं कि ये अब टेररिज्म नहीं है, ये पक्की पक्की इंसर्जेंसी है। और अगर हमने इसको इकट्ठा रखना है तो ये जो बलूचिस्तान के जो लोग हैं, जो बलोच हैं, इनको ये यकीन दिलाना है, ये बावर कराना है कि हम जो कुछ भी हैं, हम आपके साथ, हम सिंसियर हैं और हम आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। सब फाइनल पॉइंट, जो हमारी ये मीटिंग्स होती हैं एपेक्स कमेटीज के अंदर, प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं, बदकिस्मती से हर दफा जाके वही ऐलानात दोबारा दोहरा देते हैं। सिर्फ ऐलानात होते हैं और बड़े बड़े ऐलानात होते हैं। इंप्लीमेंटेबल स्ट्रेटजीज एक भी मेरे ख्याल में वहां पेश नहीं की जाती, शायद एक आध की जाती हो, लेकिन उसके बाद फिर जिम्मेदारियां एलोकेट करना कि ये स्ट्रेटजी है, तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, मैं 2 महीने बाद आऊंगा, 6 हफ्ते बाद आऊंगा, मैं आपसे पूछूंगा कि आपने अपनी जिम्मेदारी में क्या क्या किया। पाकिस्तान में पॉलिटिकल और सिक्योरिटी का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ चुका है। मौलाना फजलुर रहमान का रिसेंट बयान यह है जिसमें उन्होंने जनरल, जो पाकिस्तान के जो आर्मी जनरल है, उसको प्रॉपर्टी डीलर तक कह दिया है। बलूचिस्तान की खास्ता हालत पर सवाल उठाया। ये दिखाता है कि अब सिस्टम के अंदर के लोग भी चुप नहीं बैठ रहे हैं। जब, और कोई छोटा मोटा मौलाना नहीं है, बहुत पहुंची हुई हस्ती है पाकिस्तान में, जब कोई इतना बड़ा लीडर ये कह दे कि बलूचिस्तान उनके हाथ से निकल गया है, तो ये पाकिस्तान की स्टेट अथॉरिटी पर बहुत बड़ा सवाल है। इस वक्त ऑपरेशन सवाल ग्राउंड पर चल रहा है, पाकिस्तान आर्मी चला रहा है बलूचिस्तान के खिलाफ। जुलाई 2026 के स्टार्ट में ही, इसी महीने के स्टार्टिंग में, ये मंगित धाम और बेला में सिक्योरिटी फोर्सेस पर बड़े अटैक हुए थे। तब आर्मी और पुलिस ने मिलकर ये ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया।
ऑफिशियली क्लेम के हिसाब से वहां 70 से 80 से ज्यादा मिलिटेंट्स को टारगेट किया गया है, लेकिन असलियत यह है कि वहां की इन सर्जरी रोकने के लिए नाम नहीं ले रहे। जनरल यासिन मुनीर की पोजीशन पर भी बहुत प्रेशर है। उन्हें सिर्फ सिक्योरिटी तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि अब वो पॉपुलेशन कंट्रोल और इकोनॉमिक कमिटीज का भी हिस्सा है। लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि आर्मी का हर जगह इंटरफेरेंस हो रहा है। पॉलिटिकल सर्कल में चर्चा है कि आर्मी लीडरशिप अपनी पावर सिक्योर करने में इतनी बिजी है कि मुल्क की इंटरनल सिक्योरिटी पर ध्यान नहीं दे पा रही। सच बात यह है कि जिन्ना का जो बनाया हुआ ढांचा अब क्रम्बलिंग स्टेज पर है। इकोनॉमी डूबी हुई है, सिक्योरिटी सिचुएशन खराब है और आर्मी पॉलिटिशियन के बीच की लड़ाई में देश की जनता पिस रही है। भारत के लिए सिर्फ ये दिखाता है कि ये बात इसलिए क्योंकि अगर पड़ोस में इतनी इंसेसिबिलिटी बढ़ेगी तो उसका असर बॉर्डर सिक्योरिटी और पूरे रीजन की पीस पर पड़ेगा। पाकिस्तान का इंटरनल ब्लास्ट अब बस एक स्टार्टिंग पॉइंट लग रहा है। आगे वक्त ही बताएगा कि ये सिस्टम कब तक रह पाए।